रोका किसने था? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोला था कि 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव होगा। तो क्या राजनीतिक दलों को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं था क्या, कि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की राजनीतिक दलों ने? थोड़ा सा अगर और टाइम दे देते तो शायद आप ही लोग ये कहते ना फिर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानी। लगता है वो उमर अब्दुल्ला के मन में भी लड्डू फूट रहा है इलेक्शन लड़ने का। क्या कहेंगे, ये पलटू कहेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले कहा, जिस समय वो एक बारी डिटेन हुए थे, जब वो रिलीज हुए तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। अब उन्होंने रिसेंटली जो है उन्होंने कहा कि मैं किसी की चौकीदारी नहीं कर सकता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए। तो अपनी बात पर क्या कायम रहेंगे उमर अब्दुल्ला? सरकार और फौज में फर्क? फौज इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द एजेंसीज पॉलिटिकल पार्टी में और फौज में जमीन आसमान का उन्होंने, मैं बता रहा हूं, अगर वो भाजपा के लिए कहते तो समझ भी आता, लेकिन फौज के साथ मैंने जो सुना, अपनी कुर्सी की पेटी जरा कसकर बांधिए, जम्मू कश्मीर में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18, 25 और 1 ये वो 3 तारीखें हैं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा। 6 तारीख कौन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा यह तय होगा। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ एक्स चेयरमैन बीडीसी और जोनल प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरशाद नटनू हैं। सरशाद, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि अब 18 तारीख से जो है विधानसभा चुनाव शुरू होंगे, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन पहले फेज वही होगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया कि जो जमहूरियत जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो गई थी। लगभग 10 साल से यहाँ आपने देखा कि कोई भी असेंबली का चुनाव नहीं हुआ, लोगों को अपनी सरकार नहीं थी। तो बड़ा पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। पर एक इलेक्शन कमीशन से ये गिला है कि इतने कम समय में चुनाव यानी इलेक्शन करवाना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव जो है फेयर एंड फेयर हो। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा उम्दा कहा, शानदार कहा कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे, सिक्योरिटी के सारे इंतजाम होंगे। तो हम डाउट है क्या इलेक्शन कमीशन पर? नहीं, डाउट नहीं है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपको खुद पता है कि इलेक्शन के बड़े सारे मामलात होते हैं। जैसे आपने देखा कि 18 तारीख को पहला फेज जो है इलेक्शन होना है। बिल्कुल, हमारे ही यहाँ मेरे खिते में जो खिते चुनाव है, इस खिते में पहला चुनाव होना है। तो आज से 18 तारीख तक कुल 30 दिन है। उसी के अंदर आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तैयारी करनी है, चुनाव लड़ना है, सब चीजें करनी है। तो कहीं न कहीं जो है समय कम है। और पहले बार रोका किसने था? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोला था कि 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव होगा। तो क्या राजनीतिक दलों को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं था क्या, कि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की राजनीतिक दलों ने? ऐसी बात नहीं है। हमने आपको कहा कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन देखिए जो कैंडिडेट होता है उसको फिर ये कहां पर आ गया कि 1 महीने का समय है? क्या आपने पूरे देश के अंदर देखा कि 1 महीने के अंदर कहीं चुनाव हुए? लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो तिथि निर्धारित की हुई थी। अरे बाबा, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे हम उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, देश के कितने कोने हैं। अब आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन हाल ही में देखा, तो उसके लिए कितना टाइम दिया गया था? सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम होता इसमें और अच्छा हो जाता, और तैयारियां सब लोगों की, मैं कोई ये नहीं कह रहा, थोड़ा सा अगर और टाइम दे देते तो शायद आप ही लोग ये कहते ना फिर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानी। फिर अगर थोड़ा सा जल्दी नोटिफिकेशन निकालते तो कितना ही अच्छा हो जाता। बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है तो फिर अगर थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन निकालते। खैर, ये तो मुद्दा नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, हम इसको वेलकम करते हैं। जैसे हमारे लीडर ने, कल आपने देखा होगा फारूक साहब ने या उमर साहब ने, उनका भी स्टेटमेंट आया कि देर आए दुरुस्त आए, हम इसका खैर मकदम करते हैं, ठीक है। और हम चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा किस तरीके से लगता है वो उमर अब्दुल्ला के मन में भी लड्डू फूट रहा है इलेक्शन लड़ने का। क्या कहेंगे, ये पलटू कहेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले कहा, जिस समय वो एक बारी डिटेन हुए थे,
जब वो रिलीज हुए तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। अब उन्होंने रिसेंटली जो है उन्होंने कहा कि मैं किसी की चौकीदारी नहीं कर सकता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए। तो अपनी बात पर क्या कायम रहेंगे उमर अब्दुल्ला? शायद आपने पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं। अगर आप उमर साहब का कल का भी पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल लीडर वो होता है कि जो अपनी तंजीम के साथ चले। उमर साहब ने ये बोला कि जनाब तंजीम मुझे मजबूर कर रही है, और हकीकत ये बात है कि फारूक साहब जो है, आपको भी पता है कि वो उम्र रसीदा आदमी। अब फारूक साहब इलेक्शन लड़ेंगे, इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मतलब तभी एक 86-87 साल एक उम्र होती है कि उस वजह से जो है तंजीम उनको ऊपर मजबूर कर रही है, और अवाम का ये प्रेशर है कि जनाब उमर साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो तंजीम जो भी फैसला, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि एक तंजीम के फैसले होते हैं, खुद का स्टैंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? खुद का स्टैंड क्यों नहीं होता? तंजीम, क्योंकि उन्होंने क्लियरली उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। लोग जो है, पहले सुन लीजिए ना, उन्होंने कहा कि लोगों का प्रेशर है, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। आपने कहा तंजीम का प्रेशर है कि तंजीम चाहती है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो मायने रखता है, तो उस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा फिर क्या? कल मैं वही कह रहा हूं कि कल आपने फिर नहीं ना स्टेटमेंट पूरा सुना। कल का स्टेटमेंट भी ये कहता है कि मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं, ठीक, बट प्रेशर बन रहा है, मजबूरी है, लड्डू तो फूट रहा है। नहीं, लड्डू फूटने की आप मेरी बात, क्या लड्डू फूटेगा उनको? जो आदमी चीफ मिनिस्टर स्टेट का रहा हो, जिस स्टेट के अपने इतने सारे आर्टिकल्स थे, क्या उस आदमी को यूनियन टेरिटरी में क्या ही लड्डू फूटेगा? ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए ना, कुर्सी से नहीं, ऐसा नहीं। अगर कुर्सी से प्यार होता तो कब का वो कुर्सी ले गए होते, ये मैं आपको बताऊं। ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि देखिए आप एक मीडिया चैनल से, मीडिया हाउस से काम करते हो, आपका जो ऑनर होगा उसके पास अगर 100-150 की टीम होगी, जब भी फैसला होता है अगर एक तरफ से 100 आदमी होगा और एक तरफ से आपका एक ऑनर होगा, किसकी चलेगी? माना कि वो ऑनर है, माना कि वो बड़े हैं, लेकिन जब 100 आदमी एक तरफ कोई फैसला ले लेंगे कि जनाब उससे ये काम करवाना है, इस स्थिति में फिर जो है बड़े को मानना पड़ता है। एक घर के अंदर आप देखिए, जब एक घर का बड़ा कोई फैसला लेता है, अगर घर के सारे लोग दूसरा फैसला करते हैं तो घर के बड़े को भी अपना फैसला तब्दील करना पड़ता है। यही चीज है कि उमर साहब को इस वक्त अवाम का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, तंजीम का प्रेशर है कि उमर साहब को ये, क्योंकि देखिए स्टेट क्राइसिस में है, समझना ये चीज है कि आपके स्टेट के ऊपर आप देखिए कितना आपका कितना खसारा है स्टेट को, कर्जा कितना है। परसों आपने देखा होगा कि परसों के फिगर्स आए, हम करोड़ों में कर्जे में है। तो इसके लिए हमें उमर साहब की लीडरशिप की जरूरत है। इस वजह से तंजीम और अवाम ये चाहती है कि उमर साहब इलेक्शन लड़े। हाल फिलहाल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान काफी विवादों में रहा। उन्होंने कहा कि फौज और आतंकवादी आपस में मिले हुए हैं, और इसको लेकर जो है भाजपा ने, बजरंग दल ने और भी मुख्तलिफ तंजीमों ने जो है वो धरने प्रदर्शन किए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सुलझे हुए लीडर हैं, तो इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? देखिए ये फारूक साहब के लेवल का बयान फारूक साहब जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको कुछ वहां भी क्लियर करूंगा जो शायद आपको सुनने में या लोगों को गड़बड़। देखिए जब सरकार होती है ना, उन्होंने क्या कहा कि अगर मिलिटेंसी आई है, अगर मिलिटेंसी बढ़ी है तो जिम्मेवार इसका कौन? अरे भैया मेरी बात सुनिए, लेट मी क्लियर ना, बात सुनिए, बात को तोड़ना नहीं है, बात पूरी सुनो। जब आप एक तरफ से दावा करते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे देश के अंदर आप ढिंडोरा बेचते हो कि जनाब जम्मू कश्मीर में 370 से दहशतगर्दी थी, वो हमने हटा दी, खत्म कर दिया। अरे बाबा फारूक साहब ने यह सवाल उठाया और मैं भी उठाता हूं कि जनाब खित्ते चुनाव जो 2000 से पहले मिलिटेंसी खत्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी, जम्मू रीजन जो आपको 19 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरों ने जो है यहाँ मिलिटेंसी खत्म की थी, आज कहां से उभरी? क्या आपने सुना था उधमपुर में टेरर अटैक्स? कितने अरसे, जितनी आपकी उम्र है, क्या उस उम्र में कभी आपने सुना? डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, रामबन के, मतलब उस वजह से तो जिम्मेवार तो बोलना सरकार ही होती है ना भैया। कल हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार के अंदर कोई इस किस्म का इंसिडेंट होगा तो अपोजिशन क्या कहेगी? चुप करके बैठेगी। सरकार और फौज में फर्क है। फौज इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द एजेंसीज। पॉलिटिकल पार्टी में और फौज में जमीन आसमान का उन्होंने, मैं बता रहा हूं, अगर वो भाजपा के लिए कहते तो समझ भी आता, लेकिन
फौज के साथ मैंने जो सुना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने सरकार को कहा कि जनाब अकाउंटेबल कौन है, और देश के अपोजिशन, उनके वीडियो को फिर से देखिए, देश के अपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात नहीं उठाई कि जनाब अगर टेरर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए ना आप। अगर डोडा मिलिटेंसी फ्री हुआ था तो कहां से आई? क्या सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या देवेंद्र ठाकुर इसका रिस्पॉन्सिबल है? क्या सरशाद नटनू इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो इस वक्त कहीं भी पोजीशन पर नहीं है? अरे बाबा, जो पोजीशन पे है तो अकाउंटेबल तो उनको होना है ना, रिस्पॉन्सिबल तो वो है ना। चनाब वैली में, चनाब रीजन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डोडा ईस्ट और डोडा वेस्ट। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 पुख्ता जो हैं उम्मीदवार हैं, एक सरशाद नटनू और दूसरे हैं खालिद नजीब सरवर्दी। टिकट किसको मिल रहा है? ये तंजीम का फैसला है। जो भी तंजीम का फैसला होगा, जिसको भी मिलेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको भरपूर तरीके से यहां जिताएगी, ये मैं आपको बता दूं। सरशाद नटनू तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? पूरी तंजीम तैयार है, इसमें सरशाद नटनू की कोई बात ही नहीं है। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सरशाद नटनू भी चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि हम भी विधानसभा के चुनाव में कूद मारे? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि मैं एक बड़ी डिसिप्लिन तंजीम का हिस्सा हूं। तंजीम जो भी फैसला करेगी वो हमारे सर आंखों पे है, और तंजीम को ये पता होता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन कैपेबल है, कौन नहीं है। तो ये हम तंजीम के ऊपर छोड़ दें। तंजीम के अंदर बड़े सीनियर लोग हैं और वो फैसला करके आप 1-2 दिनों में देख लेंगे कि किसको तंजीम ये जिम्मेवारी सौंपती है और वो पूरा दमखम से यहाँ चुनाव लड़ेगा। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो जिला डोडा में आए थे, तो क्या उस समय ये सब बातें नहीं हुई हैं? देखिए, ये चीजें जो है, कौन सी बात आप मुझे कह रहे हैं कि कौन सी बात नहीं? इलेक्शन के रिलेटेड वो सारा प्रोग्राम इलेक्शन के लिए ही चल रहा था, तंजीम को मजबूत करने के लिए। अब जो मेरी बात सुनो, कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर करने होते हैं वो तंजीम के लिए CWC वर्किंग मीटिंग होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है। हमारे बड़े डिफरेंट विंग्स हैं, डिफरेंट कमिटीज हैं जो फैसला करती हैं कि भाई वहां किस सीट से किसको लड़ाना है। और चिनाब रीजन के अंदर 8 सीटें हैं। आप 2 कह रहे हैं, यहाँ 8 चिनाब रीजन के अंदर 8 सीटें हैं। तो तंजीम को जो बेहतर लगेगा कि जनाब देवेंद्र को वहां से लड़ाना है, ये वहां से जीत सकता है, ये हमें जीत दिला सकता है, तो वहां तंजीम उसको उतारेगी। सरशाद नटनू को क्या लगता है कि डोडा में वो कौन सा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है जिसके साथ मुकाबला होगा? क्या क्योंकि यहां पर अब जो पहले सिनेरियो था, अब वो सिनेरियो नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर महराज मलिक को लोग पसंद करते हैं, यहां पर बाबर को लोग पसंद कर रहे हैं, यहां पर हाशमी को लोग पसंद कर रहे हैं, यहां पर लोग जो हैं वो भाजपा के नेताओं को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को। यहां पर अब्दुल मजीद वानी एक बहुत बड़ा नाम है, तो किसको टफ मान रहे हैं? अभी थोड़ा सा कबलस वक्त है, अभी मैदान में आने दें। अभी देखिए, ये सारे रूमर्स ही चल रहे हैं कि फलानी 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 साहब, जो भी साहब होगा, यहाँ जब ये चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। और हमें ये लगता है कि हमें तो इतना कोई अपोनेंट को नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी तंजीम को देखना चाहिए। हम अपनी तंजीम की बात कर सकते हैं। जब मैदान में कूद पड़ेंगे, जब कौन कौन सामने होगा, उस वक्त इस पर बात करेंगे कि किससे मुकाबला हो सकता है। अभी तो ये किसी पे बात करना थोड़ा सा कबलस वक्त है, क्योंकि अभी टफ कंपटीटर कौन लगता है आपको, अपोनेंट कौन लगता है कि जिससे आपका मुकाबला हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? भाजपा, कांग्रेस, PDP, या फिर जैसे मैंने नाम गिनाए, महराज मलिक हैं, बाबर हैं, वो भी हो सकता है चुनाव लड़े। मैं बताता हूँ, देखिए, टफ कंपटीटर की बात ही नहीं है। बात इसमें है, इस वक्त अवाम को ये समझना है कि हमारे राइट्स का तहफ्फुज कौन कर सकता है, हमारे जो खोया हुआ हमने विकार है उसका तहफ्फुज कौन कर सकता है, जो हमने खोया। अब मुझे बताइए, वहां कोई एक आदमी ऐसे उठ के बीच में आ जाएगा, वो क्या तहफ्फुज करेगा? यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए अब, जो हमसे छीना गया है, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे हमारी स्टेट हो, चाहे 35A हो, हमने इस सब के लिए लड़ना है। आपको अभी भी लगता है कि 370 वापस आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? हम तो ये मानते हैं कि ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, यस, अनडेमोक्रेटिकली हुआ है। एक गुलाम नबी आजाद ने कहा कि
जब तक जितनी सीटें भाजपा के पास थी उतनी सीटें अगर ओपोजिशन के पास हो तब जाकर कुछ हो सकता है, अदरवाइज देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है कि जब यहाँ स्टेट के अंदर स्ट्रांग हुकूमत हो, मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरी क्यों है, जरा इस पे बात करते हैं। जब यहाँ महाराजा रूल हुआ करता था, शेख साहब ने लैंड टू टिलर एक्ट लाया, हर गरीब आदमी के पास जमीन आई, एम्पावर किया, लोगों को खड़ा किया। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए गालबन 98 99 में। आपने देखा होगा कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, आप भी करते हैं। अगर हम 98 2000 की बात करेंगे तो कितने वहां हालात क्या थे। जब एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाया, रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, उससे कितना इंपैक्ट पड़ा और हमारी सोसाइटी कहां से कहां ऊपर उठ गई। ऐसे ही जब उमर साहब की सरकार 8 में आई तो ये चीजें जो है लोगों को पता है कि यहाँ डिलीवर किसने किया। बाकियों ने किसी ने नहीं क्या किया, मुझे बताइए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मुझे बताइए ना क्या। जिस टाइम पे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कुछ नहीं किया? मुझे ऐसा कोई एक पैकेज आप बताइए जिससे आपका गरीब तबका ऊपर उठा। मैं ये जो करने की बात आपने कहा तो मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल का बिल्डिंग है शायद ये गुलाम नबी आजाद ने ही दिया है, तो आप कह रहे हैं कि बाकियों ने काम नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको करता हूं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन आपको 86 में जब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब डोडा आए तो यहाँ दिया, ठीक है जी। आप रुकिए, आपने बीच का कहा, मैंने आपको नहीं, मैं ये कहता हूँ अगर 100 काम किसी एक ने किए हैं, एक जमात ने किया है, अगर एक किसी और ने किया है तो आप ये ना बोले ना कि बाकियों ने कुछ नहीं किया। आप ये भी हॉस्पिटल आपके आप ये कह सकते हैं कि उतने काम नहीं करे हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं करा है, ये जान आप थोड़ा नाजायज हो जाएगा। नहीं, मैं ये बात पूरी सुनेंगे आप तो आपको समझ आएगी ना। देखिए अब ये देखिए कि मैंने पहले कहा जिससे पब्लिक एम्पावर हो जाती है, जिससे क्या रहबर तालीम और जेएमसी को हम कंपेयर कर सकते हैं? फॉर द सेक ऑफ गॉड बी फेयर, कर सकते हो आप जी? नहीं, जिससे हर घर को रोजगार मिला, क्या आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन जिससे हर घर का इलाज हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका था जी, इलाज हो रहा था ना। देखिए चीजें वक्त के साथ, आदमी ने कहा रिफॉर्म्स की बात, जीएमसी इज नॉट अ रिफॉर्म, GMC is upgradation of the district hospital and we appreciate that। ऐसा भी नहीं है कि हम appreciate नहीं करते। कम से कम आपने माना तो सही। नहीं, देखिए अगर आप भाई आप चीफ मिनिस्टर बने हो, आप यूनियन मिनिस्टर हेल्थ के थे, तो भैया अगर आपने भी कुछ, आपको लोगों ने 50 साल पार्लियामेंट के अंदर रखा और हम अप्रिशिएट करते हो, आजाद साहब ने वो किया, बड़ी अच्छी बात है, और करना चाहिए, और कभी पावर में आएंगे और कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जिससे लोगों को इकोनॉमिकली आप अपने रीजन को, अपने इलाके को ऊपर उठाते हो, ठीक है, वैसा कोई पैकेज बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शरसाद नटनू बातचीत कर रहे थे। और देखिए 18 तारीख, ये वो तारीख है जब चनाब खित्ते के ये 3 जिले आप नोट कीजिएगा, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, ये फैसला हो जाएगा कि जनता किसको चुन रही है। यहां से आप लोग क्या चाहते हैं कि इन 3 जिलों से कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन सी पार्टी है जिसको आप पसंद करते हैं, अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।